गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से फिर से इंग्लिश ग्रामर पर। इंग्लिश ग्रामर पर एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 5वां वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे बात करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, मैं यहां लिख देता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इस कॉन्टिन्यूअस को और दो नामों से जाना जाता है, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। ये दो नामों से जाना जाता है। तो कोई भी नामकरण, जब एजुकेशनल चीजों पर कोई नामकरण किया जाता है तो उस नाम के कुछ मतलब होते हैं, मायने होते हैं। ऐसा ही नाम नहीं दिया जाता है कि किसी के घर में अगर बच्चा हुआ तो चलो उसको सोनू बुलाएंगे या मोनू बुलाएंगे या फिर कोई दूसरे नाम से उसको बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट बोल देते हैं या फिर प्रोग्रेसिव बोल देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके होने का, इन नामों के होने के पीछे एक कारण होता है। तो हम लोग चलेंगे, उस कारण को भी समझेंगे। तो उस कारण को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम कैसे एग्जाम्पल लेंगे, किस प्रकार के एग्जाम्पल हमें लेना चाहिए, इस पर भी एक बात विचार होना चाहिए। दोस्तों, एक्चुअल बात यह है कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं, मतलब एक भाषा को सीख रहे हैं। तो भाषा को जो हम लोग सीख रहे हैं, तो भाषा एक्चुअल होती क्या है कि हमारे मन के भाव को हम सामने वाले को बोलकर अगर समझा देते हैं तो वह बोले जाने वाली भाषा हो जाती है। और सामने वाले के मन के भाव को अगर हम उनके द्वारा बोलकर समझ लेते हैं तो यह बोले जाने वाली भाषा हो जाती है। तो इंग्लिश भी एक भाषा है। तो ये जो भाषा है जिसमें हम लोग वाक्य का प्रयोग करते हैं, ये वाक्य को पहचानना बहुत जरूरी है कि यह वाक्य किस प्रकार के वाक्य है। तो अगर हम हिंदी सेंटेंस की बात करें तो किन किन सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रख सकते हैं। हालांकि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो मैं किसी भी सेंटेंस को लूं, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंडर में कैसे रखा जाए या किस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत दिया जाए ताकि वो उसे हैंडल कर सके। मैं हैंडल की बात क्यों बोला? क्योंकि कोई भी टेंस, 12 प्रकार के टेंस टोटल हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, 12 प्रकार के। तो ये 12 प्रकार के टेंस जो है, टेंस के टाइप जो है, तो ये 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं, इनका मुख्य कार्य जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का चयन करना होता है। इसके अलावा टेंस का कोई कार्य नहीं है। टेंस सिर्फ कौन सी वर्ब होनी चाहिए और उसका कारण देता है, और कौन सा वर्ब नहीं होना चाहिए उसका भी कारण देता है। इसके अलावा टेंस का कोई कार्य नहीं है। तो चलिए हम कैसे सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रखेंगे, तो चलते हैं एक ट्रिक्स के माध्यम से। एक ट्रिक्स है कि जिन हिंदी सेंटेंस के अंत में, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहा, रही, रहे, डॉट डॉट है, अगर रहे, है का मतलब है, सॉरी, है, ही, हो, ये सब हो सकता है, मतलब हा पे फिनिश हो, रहा, रही, रहे, ये सब
हो तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट नहीं। मैं एग्जाम्पल पे लिखता हूं कि राजेश कहानी लिख रहा है, तो ये रहा है जो है, ये सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आने के लिए बताता है। अर्थात ये सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेटिंग करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टर्म्स एंड कंडीशंस का यूज करके हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या बोले कि राजेश कहानी लिख रहा है, रहा है होने के कारण, रहा है होने के कारण, इसको हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टर्म्स एंड कंडीशंस का प्रयोग करेंगे। तो राजेश कहानी लिख रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आप कई प्रकार के सेंटेंस को लिख सकते हैं और आप जानते भी होंगे। वह कहानी लिख रहा है, वो पढ़ रहा है, तुम लोग दौड़ रहे हो। तो ये जो बेसिक्स चीज है, ये बेसिक्स चीज आपको पता होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ये सॉरी क्लियर नहीं बोलेंगे, ये सही नहीं है या सच नहीं है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस होते हैं या वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंत में रहा है, रही है। ये कहना गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि रहा है, रही है वाले जितने सेंटेंस होते हैं उन्हें डील करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और किन किन सेंटेंस को अपने अंडर में रख सकता है, यहां पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यानी रहा है, रही है को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपने अंडर में लेता है, और कैसे कैसे सेंटेंस को वह अपने अंडर में लेता है। बात समझ में आ रही है ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वैसे सेंटेंस को अपने अंडर में लेता है ताकि उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। किस कैसे सेंटेंस को लेता है? वैसे सेंटेंस को लेता है जो अभी कार्यशील है, अभी कार्य कर रहा है, वह अभी कार्य की स्थिति में बना हुआ है, जिसकी अंतिम परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, उस प्रकार के कार्य। अर्थात कुछ समय के बाद उसकी स्थिति और अवस्था में परिवर्तन आएगा। जैसे मैं स्क्रीन के सामने अभी खड़ा हूं, तो मैं सेंटेंस अगर लिखूं कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, तो यहां पर तो रहा है, रही है नहीं, इसमें तो रहा है, रही है नहीं है। तो क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? हाँ है, क्योंकि इसमें कार्य जो है अभी जारी है। मेरी पढ़ाई जब बंद हो जाएगी, जब मेरा क्लास बंद हो जाएगा, तो मैं इस स्थिति में नहीं रहूंगा। अर्थात मेरी स्थिति और अवस्था में परिवर्तन होने वाला है। अर्थात जिसमें स्थिति और अवस्था में परिवर्तन होने वाला है, मूल परिणाम नहीं है, वो कार्य की स्थिति में बना हुआ है, ऐसे सेंटेंस जो बयां करते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत में दिया जाता है, ताकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नियम कानूनों का प्रयोग करते हुए उसे हिंदी से इंग्लिश में बदला जाए। क्योंकि यहां पर रहा है, रही है, नहीं है। अब समझते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार बना रहना, कंटिन्यू, सतत रहना। तो हम खड़े हैं, यानी मेरा कार्य जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन इसका परिणाम नहीं आया है। नेक्स्ट, ये जो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट का मतलब कि ये परफेक्ट नहीं है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण कब होगा? जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, और क्लास खत्म हो जाने के बाद मेरी स्थिति अवस्था का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, तो यह परफेक्ट हो जाएगा। अभी तक इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, इसलिए यह इम्परफेक्ट है। दूसरा, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब यह अपने अंतिम रिजल्ट के लिए आगे बढ़ रहा है। मतलब अगर ये वीडियो, ये क्लास 15 मिनट के लिए है, तो मैं स्टार्ट किया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, यानी वो धीरे 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 प्रोग्रेसिव मोड में है, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं, अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें।
हम ट्रांसलेट कैसे करें इसको, तो मैं एक सेंटेंस ले रखा हूं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए आपके पास, तो ऐसे सेंटेंस को आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जगह पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि एम या फिर इज या फिर आर का प्रयोग करें, और मेन वर्ब के साथ आप आईएनजी जोड़ दीजिए, अर्थात तो मेन वर्ब का चौथा रूप आप लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा दीजिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राजेश। राजेश हो गया सब्जेक्ट, राजेश के साथ यहाँ इज लगेगा, राजेश इज। और मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, लिखना। लिखने का इंग्लिश होता है राइट। राइट के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग। क्या लिख रहा है, कहानी। कहानी को लिखेंगे अ स्टोरी। ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। हम और 2-4 सेंटेंस को बना के आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंस के मोड चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम 1-2 सेंटेंस और बना के दिखा रहे हैं। जैसे वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो रहे हैं तो क्या सिस्टम है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले दे लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में हम यहाँ आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। तो खेलने का इंग्लिश प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे। प्लेइंग, क्या खेलेंगे, फुटबॉल। फुटबॉल खेल है, इसलिए खेल, यहाँ फुटबॉल की जगह पर फुटबॉल लिखेंगे, लेकिन किसी भी खेल के नाम के पहले ए या एन का प्रयोग ना करें, और द का प्रयोग हो सकता है विशेष कंडीशन पर। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब प्रश्न है कि ये सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बदलने के लिए हम किसका मदद लिए, किसके टर्म्स एंड कंडीशंस एंड किसके टूल्स का प्रयोग किए, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किए। अब प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार में ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। क्योंकि मैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया था, असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया था, क्या बताया था कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फिर वह वर्ब लेता है, फिर वह ऑब्जेक्ट लेता है और लास्ट में फुल स्टॉप लेता है। ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये असर्टिव सेंटेंस जो है, मैंने असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, कि असर्टिव सेंटेंस को हम लोग 3 भागों में बांट दिए थे। एक एफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, दूसरा इम्फैटिक, और तीसरा हम लोग बांटे थे नेगेटिव के रूप में। लेकिन ये इम्पैथिक जो है वो सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। इंडेफिनिट टेंस 3 बार आएंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ये 3 टेंस में ही इम्पैथिक बनेगा, बाकी किसी भी टेंस में इम्पैथिक नहीं होता है। इम्पैथिक सिर्फ 3 में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे, एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव का एक नाम एफर्मेटिव भी है, इसको एफर्मेटिव भी कहा जाता है। पॉजिटिव, हमने जब सेंटेंस लिया था कि वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ये जो है, ये इसमें किसी भी प्रकार का ना, नहीं, इस प्रकार के शब्द नहीं है, अतः ये एफर्मेटिव या पॉजिटिव है। लेकिन इसमें ना, नहीं, ये सब वर्ड का अगर प्रयोग किया जाए तो वो नेगेटिव में बदल जाएगा। हम दिखाते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे, जैसे वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं,
वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। तो ये नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हो गया तो हमें नो या नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था एक वीडियो में कि नो का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ होता है और नॉट का प्रयोग वर्ब के साथ होता है। ये याद रखिएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमको पता होना चाहिए और उसके पता नहीं होने के वजह से हम लोग बहुत विषय बिंदुओं को नहीं समझते हैं। तो नो का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ होता है और नॉट का प्रयोग वर्ब के साथ होता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? नो और नॉट। यहां पर नॉट का प्रयोग होगा। तो नॉट का एक कंडीशन है, एक शर्त है। क्या शर्त है? मैंने शर्त बताया था कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। तो मेरा तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब एम इज आर के रूप में आते हैं, इसलिए यहां पर कोई समस्या नहीं। मैं सिर्फ याद करा दिया कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेंगे? वे लोग, दे के साथ आर लगेगा, आर के साथ नॉट लगेगा। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल का एफ कैपिटल में लिखना है क्योंकि ये गेम का नाम है फुटबॉल। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर ये आर और नॉट को अगर हम एक साथ लिखना चाहते हैं तो इस लिखने की कला को एनामुलस फॉर्म बोलते हैं। इसे जनरल फॉर्म कहते हैं और इसे मिलाकर अगर लिखते हैं तो एनामुलस फॉर्म कहलाता है। अर्थात इसको हम लिखेंगे दे आर नॉट यानी आरंट प्लेइंग फुटबॉल। ये नेगेटिव में बदल गया। अब दोस्तों नेगेटिव में बदल गया मतलब असर्टिव सेंटेंस को हम लोग समझे। अब असर्टिव सेंटेंस के बाद इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बदलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या क्या सिस्टम्स होंगे, क्या क्या तरीके होंगे, कौन कौन सी बातें होंगे, हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिर इसे हम लोग क्वेश्चन टैग्स में बदलेंगे, फिर इसे हम लोग वॉइस में बदलेंगे। कई रूप इसके होंगे, उसके बाद ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंश को लेकर, इसी भाग को लेकर, इसके सेकंड पार्ट को लेकर, इसी विषय के सेकंड पार्ट को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।